मैं फटे हुए कपड़ों के साथ मेरे बाल बेतहाशा बिखरे हुए थे और मैं किसी मरी हुई लाश की तरह बेजान बेसुध बिस्तर पर पड़ी हुई थी। जैसे ही मेरी आंखों में थोड़ी सी जान आई, मैंने महसूस किया कि मेरा अंग अंग दर्द से कराह रहा था। दर्द की एक ऐसी लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ रही थी, जैसे किसी ने हर हड्डी और नस को तोड़ दिया हो। मेरा पूरा वजूद उस दर्द से टूट रहा था। अपनी यह दर्दनाक हालात देखकर मेरी रूह कांप गई और मेरे गले से एक चीख निकल पड़ी। मैं तो एक साधारण और अच्छी लड़की थी, जिसने हमेशा सादगी को अपनाया था। मैंने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, लेकिन आज मेरी जिंदगी की किताब के पन्ने फाड़कर फेंक दिए गए थे। मेरे सामने सोफे पर विक्रम बैठा हुआ था। उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट सुलग रही थी, जिसका धुआं कमरे के माहौल को और भी घुटन भरा बना रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरे मुंह से और भी तेज चीखें निकलने लगी। मुझे याद आया, उसने मेरे जिस्म को अपनी गंदी नज़रों से देख लिया था, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। वह मुस्कुराता हुआ उठा और मेरे करीब आया, सिगरेट का जलता हुआ सिरा मेरे सीने पर मसल दिया। एक तेज जलन के साथ मेरे जिस्म से दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा। वहां एक गहरी जलने की लकीर बन चुकी थी, जो मुझे जिंदगी भर के लिए उस काली रात की याद दिलाती रहेगी। विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर रही थी। वह तिरछी नजरों से मुझे देखते हुए बोला, देखो तुम ऐसे फटे हुए कपड़ों के साथ क्यों पड़ी हो? तुम्हारा एक एक हिस्सा मैं देख चुका हूँ। अब अपनी इज्जत को मेरी नज़रों से छुपाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी बेहोशी में मैंने तुम्हारी इज्जत को लूट लिया है। अब उठो और तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें पूरे होश में बर्बाद करूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह फिर से मेरे जिस्म पर लिपट गया। मैं अपनी किस्मत और हालात पर आंसू बहा रही थी। मेरा दिल रो रो कर फट रहा था, लेकिन आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैं एकदम अकेली रह गई थी। कुछ दिन पहले ही मेरी माँ भी मुझसे दूर हो गई थी। उनकी याद आते ही मेरा दिल और भी जोर से रोने लगा। अब मेरी आंखों में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था, क्योंकि मेरे माता पिता ने घर से भागकर शादी की थी। माँ की मौत के बाद मेरे पास वापस जाने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन शमशान में बैठकर माँ को जलते देखकर मेरे दिल में हिम्मत पैदा हुई थी। मैंने खुद से कहा, यह तो भगवान की लीला है। इस दुनिया में हर किसी को एक दिन जाना ही है। मेरी आत्मा बहुत दुखी थी और मेरा मन कर रहा था कि मैं भी माँ के साथ चिता पर लेट जाऊं और इस दुनिया के सारे दुख दर्द से छुटकारा पालूं। आज तीसरा दिन था। मैं अब भी वहीं बैठी थी। समय जैसे थम गया था। फिर मैंने हिम्मत की, अपनी आंखों से आंसू साफ किए और अपने दिल को मजबूत बनाया। मैंने खुद से कहा, मुझे इस दुनिया से लड़ना होगा। मुझे बहादुर बनकर दिखाना होगा। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझे अकेले ही इस दुनिया का सामना करना होगा। यह कहते ही मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने अकेले घर की तरफ चल पड़ी। घर का हर कोना मुझे काटने को दौड़ रहा था। घर में चारों तरफ माँ की यादें और उनकी महक थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अभी भी मेरे पास है, लेकिन हकीकत में मैं अकेली थी। मैंने अपना मोबाइल उठाया और नौकरी ढूंढने के लिए ऑनलाइन खबरें देखने लगी। मैं समझ चुकी थी कि अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। फिर मैंने एक अखबार में एक नंबर देखा और अगले दिन वहां इंटरव्यू देने जाने का फैसला किया। अलमारी खोलकर मैंने अपने सारे दस्तावेज निकाले। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिन्हें मैं पोंछ रही थी। मैंने खुद से कहा, अब मैं दोबारा नहीं रोऊंगी। मुझे कमज़ोर नहीं बनना। अगले दिन मैं नौकरी की तलाश में घर से निकल गई। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मैं एक धार्मिक और संस्कारी लड़की थी, जो हमेशा अपने कपड़ों का ध्यान रखती थी। मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, क्योंकि इस भरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ करना था। खाना पीना मेरी ज़रूरत थी, और यह ज़रूरत सिर्फ नौकरी से ही पूरी हो सकती थी। आज मुझे माँ के एहसान का एहसास हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया था और काबिल बनाया था। मैं ऑफिस के बेंच पर बैठकर बॉस का इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी।
तभी विक्रम वहां दाखिल हुआ। उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके कदम वहीं थम गए। वह अपना चश्मा उतार कर मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। उसे पर्दे वाली लड़कियां पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी खूबसूरत आंखों को देखकर उसका दिल एकदम से रुक गया था। वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और गंभीर होकर पूछा, मिस आदिति, आप यहाँ किस काम से आई हो? मैंने नरमी से जवाब दिया, आपने अखबार में नौकरी का इश्तहार दिया था, इसलिए मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, शायद आपने बहुत देर से यह खबर पढ़ी है। हमने तो 2-3 दिन पहले ही किसी को नौकरी पर रख लिया है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा कि अब क्या होगा, लेकिन जब मैं वहां से जाने लगी तो उसने मुझे रोक लिया और कहा, मेरे पास आपके लिए एक और नौकरी है, क्या आप उसके लिए इंटरव्यू देना चाहेंगी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो उसने कहा, मेरे कैबिन में आओ। मैं उसके पीछे पीछे कैबिन में चली गई। विक्रम मुझे बार बार देख रहा था, मेरी आंखों को बड़े गौर से निहार रहा था। वह जानता था कि मेरी खूबसूरत आंखें किसी को भी दीवाना कर सकती है। कुछ सवालों के बाद उसने मुझसे कहा, ठीक है, आप कल से नौकरी पर आ सकती हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलना आसान नहीं था, लेकिन मुझे तो इतनी आसानी से नौकरी मिल गई थी। यह मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने मुस्कुराकर विक्रम का धन्यवाद किया और अगले दिन ऑफिस आ गई। मुझे जो केबिन दिया गया था, मैं वहां जाकर बैठ गई और काम करने लगी। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, सभी कर्मचारी ऑफिस से जा चुके थे। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि बॉस ने तो कहा था कि शाम 5 बजे छुट्टी होती है। तभी विक्रम मेरे पास आया और बोला, मिस अदिति, क्या आपको घर नहीं जाना? आप अभी तक यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या मतलब? आपने तो कहा था कि 5 बजे छुट्टी होती है। मैंने हैरान होकर कहा। वह माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई थी, छुट्टी 5 बजे नहीं 3 बजे हो जाती है। कोई बात नहीं, हम साथ में खाना खा सकते हैं। जैसे ही उसने मुझे खाने की पेशकश की, मैं घबरा गई और ना में सिर हिला दिया। उसने कहा, मैंने देखा आपने दोपहर का खाना भी वापस भेज दिया था। मैंने तुरंत कहा, मुझे नहीं खाना। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, कहकर वह चला गया। मैं जल्दी से अपना बैग उठाकर बाहर चली गई। मुझे विक्रम की हरकतें कुछ अजीब लग रही थी। विक्रम वहीं खड़े होकर खुद से कहने लगा, तुम कब तक मुझसे बचोगी? एक न एक दिन तो मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा ही लूंगा। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि वह मेरे साथ क्या करने वाला है। अगर विक्रम शर्मा को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वह उसे हासिल करके ही दम लेता था, चाहे जैसे भी हो। मैं हर दिन ऑफिस जाने लगी। विक्रम को यह अंदाजा हो चुका था कि मैं बहुत सख्त मिजाज की लड़की हूँ और काम के अलावा किसी और बात को पसंद नहीं करती। इस बात से सभी कर्मचारी हैरान थे, क्योंकि विक्रम ने किसी भी लड़की को सूट सलवार पहनने की इजाज़त नहीं दी थी। फिर वह कैसे मुझे यहाँ काम पर रख सकता था? विक्रम का व्यवहार भी मेरे साथ नर्म था, लेकिन उसकी निगाहों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह कभी मेरे करीब आता और चुपचाप खड़ा रहता, कभी फाइल लेते हुए उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू जाती, जिससे मैं घबरा जाती, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं थी। वह बदतमीजी नहीं करता था, एक दूरी बनाए रखता, लेकिन उसका छूना मुझे डरा देता था। एक दिन विक्रम मुझसे बोला, अदिति, तुम्हें छुट्टी के बाद थोड़ी देर यहाँ रुकना होगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं थोड़ी परेशान हो गई। क्या मतलब सर? अगर कोई काम है तो आप मुझे अभी बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। अभी नहीं बता सकता, वह कुछ जरूरी है। लेकिन परेशान मत हो। मैं हाँ में सिर हिलाकर चुप हो गई। शाम हुई, सभी लोग जा चुके थे। मैं अभी भी विक्रम के बुलावे का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, वह मेरे करीब आया और दरवाज़ा बंद करने लगा। उसके ऐसा करने पर मेरा पूरा जिस्म कांप उठा। मैंने घबराते हुए कहा, सर, आप यह क्या कर रहे हैं? विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे करीब आकर मेरे दुपट्टे को छूने की कोशिश करने लगा। मैं एक झटके से पीछे हट गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे विक्रम के मुंह पर एक तमाचा मार दिया। दूर हटिए, यह आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ?
मुझे यह नौकरी नहीं चाहिए। मैं आपकी जैसी घटिया इंसान के साथ काम नहीं कर सकती। यह कहकर मैं जाने लगी, तभी उसने मेरे बाजू को कसकर पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं आपसे नफरत करती हूँ, मैंने चीख कर कहा। मैं आपके पास दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मैं थूकती हूँ आपकी नौकरी पर, आपके मुंह पर। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना जो अपनी इज्जत बेचकर काम करती हो। मैं गुस्से से चिल्ला रही थी, मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं वहां से निकलकर सड़क पर तेज कदमों से चलने लगी, अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा था कि शायद यह मेरा वहम था, लेकिन आज विक्रम ने साबित कर दिया था कि वह एक घटिया इंसान है। मैं घर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने हाथों में चेहरा छुपाकर मैं चीख चीख कर रो रही थी। क्यों माँ, क्यों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई? मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। मैं कैसे इस बेरहम दुनिया के साथ जीऊंगी? मैं कैसे इस दरिंदों से लड़ूंगी? मैं बहुत रो रही थी। मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। बचपन में मेरे पापा की मौत हो गई थी और मैंने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं देखा था। माँ के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैंने खुद को समझाया, मुझे बहादुर बनना है, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है, मुझे इन सब से लड़ना होगा। यह कहकर मैंने एक गहरी सांस ली और अगले दिन फिर से नौकरी ढूंढने निकल पड़ी। मैंने सारा दिन जगह जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मैं जानती थी कि नौकरी अब सिफारिश से ही मिलती है। शाम से रात हो गई थी और मैं सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। एक नकाबपोश आदमी ने दरवाजा खोला और मैं एकदम से अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। तभी किसी ने मेरे चेहरे पर रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मैं एक कमरे में थी जहां सिर्फ एक हल्की सी लाइट जल रही थी। मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ा था। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मेरे शरीर में दर्द की लहरें दौड़ने लगी। हिलना भी मुश्किल था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं चिल्लाने लगी, कौन है? किसने मेरे साथ यह सब किया? भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। फिर एक जोर की हंसी गूंजने लगी। मैं इस आवाज को कैसे भूल सकती थी? यह विक्रम की आवाज थी। जब कमरे में रोशनी हुई तो मैंने देखा कि मैं एक आलीशान महल जैसे घर में थी। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मैं अपने फटे कपड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, तुम कौन हो? घटिया इंसान, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वह मुस्कुराते हुए मेरे करीब आया और बोला, क्या हुआ? खत्म हो गई तुम्हारी सारी अकड़? इतना घमंड था तुम्हें अपनी इज्जत पर, अब तो वो भी बर्बाद हो गई। उसने मेरे चेहरे को छुआ, लेकिन मैंने मुंह हटा लिया। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने विक्रम को देखकर चिल्ला कर कहा। वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या हो गया मेरी जान? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। अभी तो मुझे तुम्हें बहुत मोहब्बत देनी है। वह अपनी उंगलियों से मेरे होठों को सहलाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, छोड़ दो मुझे, मैं सोच रहा हूँ पिछली बार तो मैंने तुम्हारी इज्जत बेहोशी में लूटी थी, अब तुम्हारे पूरे होश में सब कुछ करूंगा। तुमने मुझे ठुकराया था, मुझे थप्पड़ मारा था, जिसका बदला अब मैं तुमसे ले चुका हूँ। मेरी जान, अब मैं तुमसे शादी करूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। वह मेरे चेहरे को छूता रहा और फिर मेरी गर्दन पर एक गहरा निशान देखते हुए बोला, अब मैं तुम्हें होश में रहते हुए दिखाऊंगा कि जालिम किसे कहते हैं। उसने मेरी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। उसका हाथ मेरे जिस्म पर रेंग रहा था, जिससे मेरे शरीर में आग लग रही थी। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ, मैंने रोते हुए कहा। अगर मैं इतना ही घटिया था तो तुम मेरे ऑफिस में नौकरी करने क्यों आई थी? उसने जलती सिगरेट मेरे होठों से लगा दी, जिससे मेरे होठ जल गए। कैसा महसूस होगा जब ऐसे आदमी का प्यार तुम्हारे जिस्म पर पड़ेगा? मैं चिल्लाती रही, लेकिन वह मेरे ऊपर झुक गया। मैं बेबस हो गई थी और आखिरी उम्मीद भगवान से लगा रही थी। मत करो, भगवान के लिए यह जुर्म मत करो, मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं चीख रही थी। आखिर में मैं बेहोश हो गई। विक्रम मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ देखने लगा। मेरी जान, बहुत अफसोस हुआ, इतनी बुरी हालात कर दी मैंने तुम्हारी। अगर तुम आराम से मेरी जिंदगी में शामिल हो जाती तो क्या हो जाता? तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, फिर भी इतना गुरूर है तुम्हारे अंदर।
वह मेरे चेहरे को छूता हुआ कमरे से बाहर चला गया। रात की किसी पहर जब मुझे होश आया, वह मेरे पास ही बैठा हुआ था। कब हाँ करोगी मेरी जान? कब तक यूं ही तुम्हें बगैर शादी के छूता रहूंगा? दिल कर रहा है कि कल सुबह ही तुमसे शादी कर लूं। तुम जैसे इंसान से शादी तो दूर की बात है, मैं तुम पर थूकती भी नहीं। ठीक है, तो हर रात मैं तुम्हारे साथ यूं ही संबंध बनाता रहूंगा। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे तमाचा मारा हो। तुम नर्क में जाओगे, तुम पापी इंसान हो। मैंने कहा, मुझे तो कोई पछतावा नहीं। वह निडर होकर बोल रहा था, जिससे मेरा दिल और भी दर्द से भर गया। चलो ठीक है, कल तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या मैं अपना काम शुरू करूं? वह मेरे करीब आ रहा था। नहीं मेरी जान, इन्हें बिल्कुल नहीं खोलना। अब बताओ, मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? उसने बहुत बुरे अंदाज में पूछा। मैं इतनी बेबस हो गई थी कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर तुम मुझे छोड़ दोगे? वह हंस पड़ा। मैं भला शादी करके तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? अगली सुबह विक्रम पंडित को ले आया। मैं एक जिंदा लाश की तरह वहां बैठी थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। शादी की रस्में शुरू हुई। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह सभी रस्में निभा रही थी। विक्रम मुस्कुरा रहा था। सबके जाने के बाद वह मेरे करीब आया और बोला, सिर्फ तुम मेरी हो और अब मेरी धर्म पत्नी बन चुकी हो। हर तरह से तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ। उसने मेरे गाल को छुआ और बोला, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। मैं रात का इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मेरे अंदर किस तरह की आग लगी हुई है। मैं बेबस इंसान हूँ। मैं जल्दी अपना हक लेने को तैयार रहता हूँ। यह कहते हुए उसने अपना पूरा वजन मेरे ऊपर छोड़ दिया। मैं हार गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उसके हवाले कर दिया। वह रात मेरी बड़ी दर्द और परेशानी में बीती। अगली सुबह मेरा चेहरा बेरंग हो चुका था। जब मैं नहाने गई तो शीशे में खुद को देखकर रो पड़ी। आंखों के नीचे नीला हट, होठों पर खामोशी और चेहरे पर हार साफ नजर आ रही थी। अपनी गर्दन पर गहरे निशान देखकर मैं और भी रोने लगी। मैं फ्रेश होकर बाहर आई। मैं एक कैद में थी, जहां मुझे घर के अंदर कहीं भी जाने की आज़ादी थी, लेकिन बाहर नहीं जा सकती थी। सुबह वह नाश्ते की टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसके सामने आकर बैठ गई। चलो शाबाश मेरी जान, नाश्ता करो। अभी तुम्हें बहुत ताकत की ज़रूरत है। अगर कमज़ोर पड़ जाओगी तो मेरी मोहब्बत कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? मुझे उसकी बातों से चिढ़ हो रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। वह हर रात मुझसे अपना हक वसूल करता था और मैं उसकी मोहब्बत को सहन करते करते थक चुकी थी। 3 महीने बीत गए थे। मेरी हालात काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मुझे चक्कर आने लगे थे। एक रात जब विक्रम मुझसे अपना हक वसूल कर रहा था, मैं बेहोश हो गई। डर के मारे उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने विक्रम से कहा, मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। यह सुनकर विक्रम खुशी से झूम उठा। जब मुझे होश आया तो उसने मुझे गले से लगा लिया और बोला, मैं बहुत खुश हूँ अदिति, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। लेकिन यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्या कहा तुमने? मैं माँ बनने वाली हूँ? मैं तुम्हारे घटिया खून को अपनी कोख में नहीं पाल सकती। मैं तुम्हारे इस खराब खून को कभी जन्म नहीं दूंगी। इतना सुनते ही विक्रम ने मुझे बाजू से पकड़कर झकझोर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को घटिया खून कहने की? मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। तुमने मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाया है। मैं तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं करूंगी। उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और मैं बेड पर गिर गई। फिर उसने मुझसे तुरंत माफी मांगी और वहां से चला गया। 3 दिन बाद भी वह मेरे पास नहीं आया। मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, तो मैंने खुद ही उसे कॉल करके बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वह तुरंत घर आया और मुझे अस्पताल ले गया। अब वह रोज घर तो आता था, लेकिन मेरे पास नहीं आता था। वह मेरे साथ खाना खाता और मेरा बहुत ध्यान रखता था। 6 महीने बीत गए और उसने मेरे बच्चे के लिए बहुत सारी शॉपिंग की। एक दिन मैंने फिर से उसे कॉल किया। वह खुशी खुशी शॉपिंग से जल्दी घर आ गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने इस बार कोई जवाब नहीं दिया और पूरे हक के साथ उसके गले लग गई। मैं मानती हूँ कि विक्रम ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा था। इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं
अब उसके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताऊंगी। अब हम दोनों खुशी-खुशी ज़िंदगी बिता रहे थे और भगवान ने हमें एक चाँद सी बेटी से नवाजा था। मैं अपनी ज़ुबान से कुछ भी निकालती तो विक्रम तुरंत उसे पूरा कर देता था। उसने अपने किए की बहुत बार मुझसे माफ़ी मांगी थी और मैंने भी उसे माफ़ कर दिया था। मेरी बेटी के पैदा होने के 2 महीने बाद मेरी मर्जी से वह मेरे करीब आया था। मैंने भी उसे अपना सब कुछ सौंप दिया था। आज हमारी सच में सुहागरात थी। पहली बार मैं विक्रम के साथ उसके प्यार से बेहाल होकर उसका साथ दे रही थी। वह बार-बार मुझसे पूछ रहा था कि मैं ठीक तो हूँ ना? वह मुझे फूलों की तरह छू रहा था। उसके स्पर्श से मैं खुद बेहाल हो गई थी। आज मुझे उसके साथ यह सब करके बहुत सुकून मिल रहा था। आज हम एक जिस्म दो जान हुए थे। विक्रम ने कहा, अदिति, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करके बहुत गलत किया था। कोई लड़की ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन अदिति, मुझे अपने दिल से माफ़ कर देना। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हें पाना चाहता था। क्या अदिति ने मुझे माफ़ करके अच्छा किया या गलत? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।